हाय एवरीवन। आज हमारे हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 16 रहने वाला है और मुगल पीरियड का पार्ट 2 रहने वाला है। जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा कि कैसे राइज हुआ मुगल एम्पायर, वैसे ही हम पार्ट 2 में देखेंगे कि कैसे डेक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर। हम यहाँ पर पार्ट 1 में 3 इम्पोर्टेंट मुगल एम्परर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम बाबर के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं, हुमायूं कंप्लीट कर चुके हैं और अकबर यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। वैसे ही इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं उनके आने वाले आगे के इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में, जहां से हम स्टार्ट करेंगे जहांगीर से, जो कि किसका बेटा था, यहाँ पर अकबर का एल्डेस्ट सन था। आप सभी को पता है ये जो हमारा अर्जुन बैच है डेडिकेटेड है एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। अगर आप यहाँ पर सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल या रेलवे का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अलग से आपको जीके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले हम यहाँ पर लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी यहाँ पर इस लेक्चर की शुरुआत मुगल एम्पायर के पार्ट 2 की शुरुआत होगी जहांगीर से, क्योंकि पार्ट 1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कहाँ तक? अकबर तक। तो यहाँ पर जो अकबर का एल्डेस्ट सन होता है उसका नाम होता है यहाँ पर नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम, जिसका बाद में नाम क्या पड़ता है यहाँ पर? जहांगीर पड़ता है और जहांगीर के नाम से ही ये फेमस होता है। तो कभी यहाँ पर आपका जहांगीर का ओरिजिनल नेम आपसे पूछ लिया जाए तो नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम था। कभी कभी नूर उद्दीन नहीं लगाते, खाली मोहम्मद सलीम दे देते हैं ऑप्शन में, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाता है कि मुगल पीरियड के दौरान जो ग्रेट मुगल एम्परर्स रहे हैं या कंप्लीट जो मुगल एम्परर्स रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा पेंटिंग में इंटरेस्ट किसका था, चित्रकला में रुचि किसकी थी, तो सबसे ज़्यादा जो पेंटिंग में इंटरेस्ट था वो किसका था? जहांगीर का था। तो हिंदी वाले लिख लो कि जहांगीर का सबसे मुगल एम्परर में जहांगीर का सबसे ज़्यादा चित्रकला में क्या था, यहाँ पर इंटरेस्ट था। मुगल एम्परर को आप हिंदी में लिख सकते हो मुगल शासक, कि मुगल शासकों में चित्रकला में सबसे ज़्यादा रुचि जहांगीर की थी। और यहाँ पर इंग्लिश वाले लिख सकते हो ग्रेट इंटरेस्ट, बस एक पॉइंट बना के लिख लो ग्रेट इंटरेस्ट इन पेंटिंग। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम जहांगीर के बारे में बात करें तो ये यहाँ पर गुरु अर्जन देव को भी ये 5th सिख गुरु होते हैं जिनका नाम है गुरु अर्जन देव। ठीक है, इनको ये यहाँ पर मरवा देते हैं। ठीक है, तो अब ये 5th सिख गुरु को कभी अगर आपके पेपर में पूछा जाए कि कौन यहाँ पर मरवा देता है तो यहाँ पर जहांगीर मरवा देते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी ये सिख गुरु जो 5th सिख गुरु थे गुरु अर्जन देव, इनको मरवाया क्यों गया उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जहांगीर के 2 बेटे होते हैं। एक का नाम होता है यहाँ पर खुसरो, ठीक है, और एक का नाम होता है यहाँ पर खुर्रम। तो पहले ये जो खुसरो था, ठीक है, मतलब और भी बेटे होते हैं लेकिन ये 2 बेटे इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करते हैं। तो पहले ये जो खुसरो होता है ये अपने बाप के अगेंस्ट 1605 में ही 1605 में ही अपने बाप के अगेंस्ट क्या कर देता है? रिवॉल्ट कर देता है। और रिवॉल्ट का मतलब एक तरह से विद्रोह कर देता है, मतलब उसके अगेंस्ट चला जाता है। ठीक है, अपने आप को बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पसंद नहीं आती हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब चेंज करना की कोशिश करता है और सोचता है कि मैं राजा बन जाऊं। तो बेसिकली 1605 में क्या होता है, और यहाँ पर खुसरो का ही सपोर्ट करते हैं कौन? गुरु अर्जन देव। तो यहाँ पर जो खुसरो का सपोर्ट करने के लिए ये इनको भी मरवा देते हैं और खुसरो को जेल में डलवा देता है। कहाँ पर? आगरा की जेल में। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद 1622 के समथिंग 1622 के समथिंग ये खुर्रम, जिसका आगे नाम हम पढ़ेंगे शाहजहां। खुर्रम को किसके नाम से भी जाना गया बाद में? शाहजहां। जैसे सलीम अली को बाद में जाना गया जहांगीर के नाम से, वैसे ही खुर्रम को जाना गया शाहजहां के नाम से। तो ये भी रिवेलियन कर देता है किसके अगेंस्ट? जहांगीर के अगेंस्ट, अपने फादर के अगेंस्ट। ये चीज़ ध्यान रखना। और ये माना जाता है कि 1622 से लेकर 1626 तक का जो सफ़र था इन दोनों के बीच में, जो इन दोनों के माइंडसेट थे वो अलग थे। लेकिन 1626 तक आते आते यहाँ पर क्या हो जाते हैं? दोनों एक हो जाते हैं। बेसिकली कुछ एग्रीमेंट हो जाता होगा बाप बेटे के बीच में, और 1626 आते आते खुर्रम और यहाँ पर जहांगीर एक हो जाते हैं। और यहाँ पर जहांगीर की डेथ हो जाती है कब? यहाँ पर 1627 में यहाँ पर डेथ भी हो जाती है। लेकिन इसकी डेथ से पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि ये जंजीर ए अदल, चैन ऑफ जस्टिस शुरुआत करता है। तो कभी आपसे ये पूछे कि जंजीर ए अदल, न्याय की श्रृंखला शुरू किसने की, तो यहाँ पर कौन शुरुआत करता है? जहांगीर आपको यहाँ पर शुरुआत करते हुए दिखेगा। जहांगीर उसका नाम यहाँ पर सही हो जाएगा।
तो ये यहाँ पर ध्यान रखना। और ये जो जंजीर अदल था एकदम, इसमें जो अपनाया जाता था, जो रुख अपनाया जाता था, एकदम स्ट्रिक्ट अपनाया जाता था, जो ऑफेंसेस होते थे उसका स्ट्रिक्टली उसका पनिशमेंट मिलता था, ये ध्यान रखना। तो ये जो जंजीर ए अदल, चेन ऑफ जस्टिस थी, न्याय की श्रृंखला या जंजीर ए अदल थी यहाँ पर, ये अपने सख्त प्रशासन के लिए भी फेमस थी। तो ध्यान रखना, कभी अगर आपका स्टेटमेंट में रख के सवाल पूछ ले तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और यहाँ पर अगर कभी आपसे पूछे, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी से कैप्टन हॉकिंस आया था भारत 1608 में, तो अक्सर ये पूछ लेता है कि उस वक्त इंडिया में मुगल एम्परर कौन था। तो उस वक्त इंडिया में मुगल एम्परर कौन था? जहांगीर था। तो बेसिकली यहाँ पर आप मान सकते हो कि जहांगीर के टाइम पर ही मुगल यहाँ पर आना शुरू हो गए थे। चलो आप मुझे बताओ कमेंट करके अगर आप जानते हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किस ईयर में हुआ है, ये नीचे आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर कभी आपसे ये पूछे कि यहाँ पर शालीमार और निशांत गार्डन का जो कंस्ट्रक्शन है वो किसने करवाया, शालीमार और निशांत गार्डन यहाँ पर किसने बनवाया, तो शालीमार और निशांत गार्डन यहाँ पर किसके द्वारा बनवाया गया था? जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है इसकी लाइफ में 1611 में। इम्पोर्टेंट इवेंट ये कि मेहर उन निसा से यहाँ पर ये शादी कर लेता है, जिसका नाम बाद में नूर जहाँ के नाम से जो जानी जाती हैं। और ये बताते हैं कि नूर जहाँ का इसका जो स्टेट अफेयर्स होता है, मतलब जो इसके राज्य के जो मामले वगैरह थे, जो प्रशासनिक चीज़ें थी, उसमें नूर जहाँ का बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप देखोगे कि सहयोग रहता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। और ये भी माना जाता है कि नूर जहाँ के जो फैमिली मेम्बर्स थे, जैसे ब्रदर्स थे, फादर्स थे, उनको वो यहाँ पर जो जहांगीर का कोर्ट था उनको हाई रैंक पर पोजीशन दिला देती है। मतलब यहाँ पर ये मान सकते हो कि जहांगीर के ऊपर मेहर उन निसा की काफ़ी ज़्यादा चलती है, नूर जहाँ की काफ़ी ज़्यादा चलती है। और इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव भी देखने को मिलता है इसके एडमिनिस्ट्रेशन में, इसके स्टेट अफेयर्स में। ठीक है, जो मामलों में दखन अंदाजी करना, या ऐसे नहीं होगा ये चीज डिसीजन भी ले पाना, तो वो सारे काम यहाँ पर नूर जहाँ करती थी। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। और ये भी माना जाता है कि ये अकेली मुगल कोर्ट में ऐसी वुमेन थी जिनके नाम से सिल्वर कॉइन के सिक्के भी चलाए गए। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर नोट डाउन कर लो कि मुगल कोर्ट में नूरजहां अकेली वुमेन थी जिनके नाम पर सिल्वर के कॉइन भी चलाए गए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप नोट डाउन कर लेना। उसके बाद देखो 1608 में यहाँ पर कौन आया, ध्यान रखना, कैप्टन हॉकिंस कितने कब आता है? 1608 में आता है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना आप इसके बारे में, जस्ट बेटा सेकेंड। हाँ, 1608 के बाद ध्यान रखना 1615 में कौन आता है? सर थॉमस रॉय आता है, जो कि जिसको कौन भेजता है? किंग्स जेम्स फर्स्ट भेजता है, जो उस वक्त क्या था? जेम्स फर्स्ट उस वक्त क्या था? इंग्लैंड का यहाँ पर किंग था। तो उसका एम्बेसडर सर थॉमस रॉय कब आता है? 1615 में आता है। और किसके कोर्ट में आता है? यहाँ पर जहांगीर के कोर्ट में आता है। ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। और जहांगीर यहाँ पर ये 1615 के बाद ग्रांट दे देता है इंग्लिश को या ब्रिटिशर्स को, कहाँ पर? पोर्ट बनाने के लिए, सूरत में पोर्ट बनाने के लिए। तो सूरत में बंदरगाह स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को अनुमति दे देता है। कौन अनुमति देता है? कभी अगर आपको पेपर में पूछा जाए तो यहाँ पर जहांगीर अनुमति देता है। और यही जो कुछ डिसीजंस थे जो यहाँ पर ये मुगल्स के गलत होते हैं, और बाद में जाके इनको ये आगे चल के बहुत भुगतने भी पड़ेंगे। और मतलब एकदम लग्जरी लाइफ जीने वाला इंसान था, और एकदम नशे में चूर रहने वाला इंसान था। शराब और अधिक शराब पीने से ये माना जाता है कि इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कभी ये पूछे कि एक्सिस अल्कोहलिक कौन सा मुगल एम्परर था यहाँ पर, या किसकी डेथ अधिक शराब पीने की वजह से हुई थी, किसकी मौत अधिक शराब पीने से हुई थी? तो यहाँ पर 1627 में इसकी ही मृत्यु हुई थी यहाँ पर शराब पीने की वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। कभी आपसे ये पूछा जाए कि इसको दफनाया कहाँ गया था, तो लाहौर में इसको दफनाया गया था। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर इसके टाइम पर एक चीज़ और ध्यान रखना, पेपर में पूछ लेता है, पेत्रा डोरा। ठीक है, बेसिकली ये क्या है? एक डिजाइन स्टाइल है। देखो पेत्रा डूरा को हिंदी में पेत्रा डूराई ही लिखेंगे, तो आप प्लीज़ हिंदी में लिख लो, क्योंकि मैं अगर इसे हिंदी में लिखूंगा ना तो मैं कोई गलती कर दूंगा लिखने में हिंदी में। ठीक है, तो आप प्लीज़ लिख लो, पेत्रा डूरा को पेत्रा डोरा ही बोला जाता है। और डिज़ाइन तो आप सभी जानते हो, बेसिकली ये कि डिजाइन स्टाइल होती है। और कैसी होती है? मतलब फूल पत्ती, फ्लोरल डिजाइन होती है। ठीक है, फ्लोरल डिजाइन होती है, फूल पत्ती वाली, हिंदी वाले लिख लो, फूल पत्ती वाली फ्लोरल डिजाइन। हिंदी में बोलेंगे फूल पत्ती वाली डिजाइन होती है, फूल
पत्ती वाली यहाँ पे डिजाइन होती है। तो ये जो डिजाइन स्टाइल थी किसके पीरियड में एक तरह से मतलब मुगल एम्परर में देखने को मिलती है, यहाँ पर कहाँ कब से स्टार्ट होती है, तो जहांगीर के टाइम पीरियड से यहाँ पर ये इंडिया में स्टार्ट हुई है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, पेपर में पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगर हम जहांगीर के बारे में बात करें तो जहांगीर की जो बायोग्राफी है यहाँ पर इकबाल नामा ए जहांगीरी वो लिखी है यहाँ पर मुतमीद खान ने। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, जहांगीर की जो जीवनी है, जो बायोग्राफी है इकबाल नामा ए जहांगीरी, मुतमीद खान द्वारा लिखी गई है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, खुर्रम खान के बारे में, जिसको बाद में किस नाम से जाना गया, शाहजहाँ के नाम से जाना गया। जैसे कि मैंने अभी बताया कि खुर्रम खान भी यहाँ पर 1622 में क्या कर देता है, शाहजहाँ के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर देता है। लेकिन 1626 तक आते आते ही ये एक हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं यार यहाँ पर लग गया होगा इसको भी कि अब तो मतलब देखो, जब इंसान बहुत एक्सेसिव शराब पीता है तो दिख जाता है कि अब ये ज़्यादा दिन का नहीं है। तो उसे भी दिख गया होगा कि अब लड़ाई झगड़े से क्या है, कि इसके मरने के बाद तो मैं ही राजा बनने वाला हूँ। क्योंकि जो एक और रिवॉल्ट करने वाला था उसको तो आगरा जेल में 1605 में ही डाल दिया गया था, खुसरो खान को। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। तो यहाँ पर 1627 में यहाँ पर डेथ हो जाती है किसकी, यहाँ पर जहांगीर की। उसके बाद यहाँ पर किसका एरा शुरू होता है, यहाँ पर शाहजहाँ का उसके बाद एरा यहाँ पे शुरू होगा। तो देखो यहाँ पर जहांगीर के बारे में सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मुगल पीरियड का गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर पूछा जाए तो वो किसके टाइम पीरियड पर रहा, यहाँ पर गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर वो शाहजहाँ के पीरियड पर रहा। ये चीज़ ध्यान रखना। अभिलेखीय स्वर्ण युग किसके टाइम पर रहा, यहाँ पर शाहजहाँ के टाइम पर रहा। जैसे ये प्रमोट किया इसने कला को, संस्कृति को, वास्तुकला को इसने काफ़ी प्रमोट किया। और यहाँ पे देख सकते हो ये जब यहाँ पर बहुत सारी इमारतें भी बनाई गई, और ताजमहल का भी निर्माण कौन करता है, यहाँ पे शाहजहाँ करता है, जो कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी पूछे कि गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर, या यहाँ पर पूछ ले कि गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर किसके टाइम पीरियड को कंसिडर किया जाता है, तो यहाँ पर शाहजहाँ के टाइम पीरियड को ही कंसिडर किया जाता है। और ये बताते हैं कि मुगल पीरियड में जो आर्किटेक्चर अपनी पीक पर पहुंचा था ना, कि भाई आर्किटेक्चर इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। सबसे ज़्यादा अगर आर्किटेक्चर किसी के पीक में किसी के पीरियड में सबसे ज़्यादा पीक में पहुंचा था तो वो शाहजहाँ के पीक में ही पहुंचा था। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और अगर हम शाहजहाँ की बात करें तो देखो, कभी इनकी मदर का नाम पूछ ले, ठीक है, जो कि एक हिंदू थी, उनका नाम था यहाँ पर जगत गोसाई। तो ये इनकी मदर का नाम था, माता जी का नाम था। ये हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों नोट डाउन कर लेना, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनकी यहाँ पे वाइफ होती हैं अर्जुमांद बानो बेगम, जिनको बाद में मुमताज़ के नाम से जाना गया, मुमताज़ महल के नाम से जाना गया। तो कभी पूछ ले कि मुमताज़ का ओरिजिनल नेम क्या था, जिसके जिसके लिए ही इसने ताजमहल का निर्माण किया था, तो अर्जुमंद बानो बेगम यहाँ पर इसकी जो मुमताज़ थी उसका ओरिजिनल नाम था। और इसके लिए ही इसने क्या बनवाया, यहाँ पर इसी के लिए ये क्या बनवाता है, ताजमहल बनवाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। और जैसे मैंने बताया कि मुगल पीरियड का जो आर्किटेक्चर था वो इसके टाइम पर पीक पॉइंट पर पहुंचा था। तो इसने क्या क्या बनवाया था वो, जैसे अगर हम देखना चाहें तो देखो, यहाँ पर लाल किला बनवाता है ये दिल्ली में, मोती मस्जिद बनवाता है यहाँ पर आगरा में, ताजमहल का भी निर्माण करता है आगरा में, जिसका 1632 से लेके 53 के अराउंड इसमें टाइम लगता है। लगभग आप कह सकते हो कि 21-22 साल यहाँ पे आपको देखने को लगेंगे, मतलब देखने को मिलेंगे, लगभग 21-22 साल लगते हैं। और यहाँ पर उस्ताद, ये नाम ध्यान रखना, उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसने इसको डिजाइन किया था, जो आपका ताजमहल था, तो अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। ये नाम भाई मेरे यहाँ पर याद रखना। उसके बाद ये जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है उसका भी यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन कराता है। और यहाँ पर कभी अगर आपसे पूछ ले कि जो जामा मस्जिद है यहाँ पर, जामा मस्जिद है जो यहाँ पर दिल्ली में, ये किससे बनी हुई है, एक दो बार पूछा गया है, तो ये रेड सैंड स्टोन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, रेड सैंड स्टोन से और वाइट मार्बल से यहाँ पर बनी हुई है। अब यार प्लीज़ हिंदी वाले थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, है ना। रेड सैंड स्टोन और वाइट मार्बल, यार आप भी जानते होंगे कि इनको हिंदी में क्या बोलते हैं। और देखो कुछ नाम अगर आप डायरेक्ट इंग्लिश में भी कर लोगे, दो चार चीज़ें तो यार कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सारी चीज़ों को हिंदी में, क्योंकि फिर मुझे वो सीखना पड़ता है। क्योंकि मैं मतलब मेरी वैसे हिंदी बिल्कुल बहुत अच्छी है, लेकिन जो इंग्लिश वर्ड है वो मैंने इंग्लिश में पढ़े हुए हैं, तो वो फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा सा मैं वैसे ट्राई करता हूँ सारी चीज़ों को हिंदी में कराने की, लेकिन दो चार चीज़ें हैं यार
ठीक है, उनको थोड़ा सा प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पर ये रेड फोर्ट है ना दिल्ली में, तो ये माना जाता है कि ये जो रेड फोर्ट है दिल्ली में, यहाँ पर पेपर में माना किया जाता है, पेपर में पूछ लिया जाता है कभी अगर आपसे पूछे दीवान ए आम कहाँ पर है, यहाँ पर दो अलग अलग बनाए गए थे, एक दीवान ए आम बनाया गया था, ठीक है, और एक आपका दीवान ए खास बनाया गया था, दीवान ए खास बनाया गया था। अब हिंदी में इसे भी दीवान ए आम बोलेंगे और इसको भी दीवान ए खास ही लिखेंगे, तो आप हिंदी में लिख लो ऐसे, इंग्लिश में ना लिखना चाहो तो। लेकिन ये कहाँ पर है, रेड फोर्ट में, रेड फोर्ट में बनाया गया था, कहाँ पर, दिल्ली में। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और देखो जैसे मैंने बताया कि आर्किटेक्चर तो अपने पीक पे पहुंची थी, साथ में मैं यहाँ पे बताया था कि जो आपका लिटरेचर था, यहाँ पर जो आपका आर्ट एंड कल्चर है, इसने आर्ट एंड कल्चर को भी काफ़ी प्रमोट किया, लिटरेचर को भी ये काफ़ी प्रमोट करता है, ठीक है, यहाँ लिख लो, प्रमोट आर्ट कल्चर, लिटरेचर भी लिख लो, साहित्य बोलते हैं जिसको, लिटरेचर को भी काफ़ी प्रमोट किया गया है इसके टाइम पीरियड पे। तो यहाँ पर अगर हम जस्ट में से रफ कर देता हूँ, अगर हम लिटरेचर के बारे में बात करते हैं, साहित्य के बारे में बात करते हैं, तो पहले तो यहाँ पर ये ध्यान रखो कि शाहजहांनामा, कभी आपसे आपसे पूछ ले शाहजहांनामा, शाहजहांनामा, ठीक है। अब इसको हिंदी में अभी मेरे भाई शाहजहांनामा ही पढ़ेंगे, ठीक है, तो ऐसे आप हिंदी में लिख सकते हो जो मैं इंग्लिश वर्ड लिखता हूँ, ठीक है, तो इसको हिंदी में भी शाहजहांनामा लिखेंगे। और इसको किसने लिखा था, तो ध्यान रखना है, इसको किसने लिखा था, इनायत खान यहाँ पर लिखता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कौन लिखता है, शाहजहांनामा को इनायत खान लिखता है। और इसी के पीरियड में इसका जो एक बड़ा बेटा है दारा सिकोह, उसने यहाँ पर ये क्या करता है, भागवत को भी ट्रांसलेट करता है, तो इसी के टाइम पीरियड पर भागवत का भी ट्रांसलेशन हुआ है। ये चीज़ आप लोगों को या पता होना चाहिए, लिख लेना, भागवत गीता का। और यहाँ पर भागवत गीता का ट्रांसलेशन हुआ था, और किसका हुआ था, उपनिषद का भी हुआ था, ठीक है, उपनिषद को भी पर्सियन पर्शियन लैंग्वेज में भी लिखा, चेंज किया गया था, शायद मैंने आगे मेंशन किया हुआ है। एक चीज़, एक सेकेंड हम देख लेते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड, अगर नहीं लिखा होगा तो मैं आपको नोट डाउन करा दूंगा। ओके, तो यहाँ पर लिख लो, मैं नोट डाउन करा देता हूँ आपको कि ट्रांसलेटेड, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, ट्रांसलेटेड भगवत गीता, ट्रांसलेटेड भगवत गीता, ठीक है। और इसको कौन करता है, दारा सिकोह करता है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना। और किस लैंग्वेज में करता है, पर्शियन लैंग्वेज में करता है। और ये दारा सिकोह कौन है, यहाँ पर शाहजहां का बेटा है, लेकिन किसके टाइम पीरियड पे करता है, शाहजहां के पीरियड पे करता है, ठीक है। और यहाँ पर उपनिषद को भी पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान होनी चाहिए, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है, हम ये कंस्ट्रक्शन देख चुके हैं, ये देख चुके हैं। 1632 में ये पुर्तगीज को हराता है, कभी अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि पुर्तगीज को 1632 में किसने हराया, तो शाहजहां ही हराता है। और देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनका टाइम पीरियड याद रखना, अगर देखो कभी पेपर में जाके इस स्टेट में जैसे अभी पूछ ले कि 1632 में पुर्तगीज को किसने हराया, आपको नहीं पता, लेकिन आपको उस वक्त शाहजहां का टाइम पीरियड पता है, और उसमें पूछा गया किस मुगल एम्परर ने हराया था, तो भाई शाहजहां ही हराएगा, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये यहाँ पर अनेक्स कर लेता है अहमदनगर, बीजापुर और गोलकंडा को, तो ये पेपर में पूछा गया है कि 1637 में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकंडा पर कब्जा किसने किया गया था, किसके द्वारा किया गया था मुगल एम्परर के। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये भी नोट डाउन कर लेना, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंच ट्रैवलर, मतलब फ्रांसिस यात्रियों के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक वर्नियर और टेव हिंदी में बोलेंगे इसको टेव नियर, ठीक है, इधर देख लेते हैं, ट्रेवर नियर बोलेंगे, ट्रेवर नियर, ठीक है, इसी के टाइम पीरियड पे आए थे, उसी के शासनकाल के दौरान यहाँ भारत आए थे, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये दो अलग नाम है, ठीक है, बर्नियर और ट्रेवर नियर दो अलग नाम है, इनको अलग मत समझना। तो यहाँ पर ये मतलब अलग नहीं, एक मत समझना, सॉरी, ये अलग नाम है। तो ये जो फ्रांसिस यात्री हैं, बर्नियर और टेवेरनियर, ये दोनों किसके टाइम पीरियड पे आए हैं, ये दोनों ही यहाँ पर शाहजहां के टाइम पीरियड पे आए हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और साथ ही में निकोली मनुची करके एक इटालियन यहाँ पर क्या था, ट्रैवलर था, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसका, इतालवी, ठीक है, यहाँ पर इटालियन ट्रैवलर था, बेसिकली इटालियन ही लिख लो आप भी, इटालियन ट्रैवलर था जिसका नाम था यहाँ पर निकोली मनुची। ये किसके टाइम पीरियड पे आया, ये भी शाहजहां के टाइम पीरियड पे आया, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना, वहाँ पे लिख लेते थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऐसे लिख लेना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद जो प्यात्रा द्योरा है, जो आर्ट ऑफ डेकोरेशन है यहाँ पर, प्यात्रा द्योरा जिसके बारे में बताया था मैंने, जो सजावट की कला है, उसको किसके टाइम पीरियड पे वो लोकप्रिय हुई, किसके टाइम पीरियड पे उसका राइज हुआ, किसके टाइम पीरियड पे हमें देखने को मिलती है यहाँ पर, तो शाहजहाँ के टाइम पीरियड पर देखने को मिलती है। और ये प्यात्रा द्योरा क्या है, बेसिकली एक फ्लोरल डिजाइन है। ठीक है, फूल पत्ती वाली डिजाइन है, नोट डाउन कर लेना, पेपर में पूछा जाता है कैसी है, फ्लोरल डिजाइन है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं पिकॉक थ्रोन के बारे में। ठीक है, जिसको कमीशनड किसके द्वारा किया गया था यहाँ पर, ठीक है, शाहजहाँ के द्वारा किया गया था। ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें ही कोहिनूर डायमंड लिखा लगा हुआ था। अभी हम आगे देखेंगे कि इस कोहिनूर डायमंड को कौन ले जाता है, यहाँ पर नादिर शाह ले जाता है। और मैं उस वक्त रूलर भी बता रहा हूँ कि उस वक्त रूलर कौन था। ठीक है, यहाँ पर नादिर शाह कोहिनूर कोहिनूर ले जाता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये जो आपका पिकॉक थ्रोन था, ये कहाँ पर लोकेटेड था, ये भी ध्यान रखना। तो ये जो दिल्ली का लाल किला है ना, वहाँ पे रखा हुआ था। और कहाँ पे रखा हुआ था दिल्ली के लाल किला में, दीवाने खास में। देखो, एक दीवाने आम बनाया गया जो जनरल लोगों के लिए था, एक दीवाने खास बनाया गया था जो नोबल्स और मुगल जो एम्परर था उसके लिए था। तो वहीं पर ये पिकॉक थ्रोन भी रखा था। पिकॉक थ्रोन को कौन स्टेब्लिश करता है, ध्यान रखना, शाहजहां। और इसी में डायमंड लगाया हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोहिनूर बोलते हैं। जिसको बाप भारत से कौन ले जाएगा 1739 में, नादिर शाह ले जाएगा, लेकिन वो बाद में देखेंगे। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि जो पिकॉक थ्रोन को कमीशन कौन करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर शाहजहां करता है। कहाँ पर लोकेटेड है, लोकेटेड था पिकॉक थ्रोन, तो दिल्ली के लाल किला में दीवाने खास में रखा हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं बादशाह नामा किसने लिखी, तो अब्दुल हामिद लाहौरी यहाँ पर क्या लिखते हैं, बादशाह नामा लिखते हैं। जो कि जिसमें क्या लिखा हुआ है, शाहजहाँ के हिस्ट्री, शाहजहाँ के इतिहास के बारे में हमें देखने को मिलता है। कहाँ से, बादशाह नामा से। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद हम औरंगजेब के बारे में पढ़ें उससे पहले कुछ शाहजहाँ के लास्ट ईयर्स के बारे में देख लेते हैं, जो कि इसके लिए ज़्यादा खास अच्छी नहीं रही हैं। अगर मैं शाहजहाँ के लास्ट फेज के बारे में बात करता हूँ, तो लास्ट आखिरी कुछ समय के बारे में बात करता हूँ, तो ये मान लो कि इसका जो सक्सेशन था इनके बच्चों के बीच में ही, इसके भी 4 बच्चे थे। अब जैसे भाई खुर्रम इसका नाम था, ये जहांगीर का बेटा था। जैसे इसने रिवॉल्ट किया, कहते हैं ना कि जैसे तुम अपने माता पिता के साथ करोगे, वैसे ही बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे। तो देखो, हम दूसरे लोगों को तो एडवाइस दे देते हैं, लेकिन खुद चेंज नहीं होते। तो भाई, अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो, तो प्लीज़ अपने माँ बाप के प्रति अपना अच्छा व्यवहार रखो। बहुत सारे लोग हैं, हम सब उनमें से हैं, जो थोड़ा उतना अच्छे से रेस्पेक्ट नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स की, जितना अच्छे से हमें करनी चाहिए। बट वी हैव टू, हमें करनी चाहिए, वी शुड, कि हमें अपने अपने पेरेंट्स की बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और यार, आप ये एक चीज़ देख लो कि अब जैसे हम मुगल पीरियड पढ़ रहे हैं, तो हर चीज़ से हमें कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। जैसा आप अपने माता पिता के साथ करोगे, वैसे ही बच्चे कल को आपके साथ करेंगे। जैसे इसने अपने बाप के अगेंस्ट सक्सेशन के लिए वॉर छेड़ दिए थे, वैसे ही इसके 4 बेटे होते हैं। चारों बेटे में आपस में सक्सेशन के लिए यहाँ पर लड़ाई होती है। और बेसिकली शाहजहाँ को आपने पढ़ा भी होगा, मैं अभी आपको बताने भी वाला हूँ कि इम्प्रीजमेंट भी किया जाता है इसके बेटे औरंगजेब के द्वारा। अभी इसके 4 बेटों के नाम लिख लो, कभी अगर आपसे पेपर में पूछे। एक का नाम था यहाँ पर दारा सिखो, जिसको लिटरेचर में आप देखोगे कि काफ़ी रुचि थी। और दारा सिखो इसका बड़ा बेटा था, एल्डेस्ट सन था। ठीक है, दारा सिखो इसका क्या था, एल्डेस्ट सन था। और बेसिकली ये इसको ही रूलर बनाना चाह रहा था। शाहजहाँ ये चाह रहा था कि मेरे बाद कौन बने, दारा सिखो को ही ज़्यादा पसंद करता था। उसके बाद इसका दूसरा बेटा होता है सूजा, तीसरा बेटा होता है यहाँ पर औरंगजेब। और यहाँ पर अगर हम चौथे बेटे की बात करें यहाँ पर, तो चौथा बेटे का नाम था मुराद। ठीक है, तो ये इसके 4 बेटे थे, और चारों बेटों में सक्सेशन के लिए यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। और वो लड़ाई कब हो जाती है, 1657 में। जो यहाँ पर शाहजहाँ था, कुछ समय के, वैसे तो पहले से ही लड़ाइयाँ चल रही थी सक्सेशन के लिए भाइयों में, लेकिन 1657 में और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि 1657 में, 1657 में क्या होता है, यहाँ पर शाहजहाँ बीमार हो जाता है। और अब तो लगता है कि ये शाहजहाँ बीमार हो गया, अब निकल लेगा कुछ टाइम में। तो भैया, अब थ्रोन कौन संभालेगा, तो सभी बेटे, जैसे आज के टाइम में भी बहुत घरों में होता है ना कि माँ बाप बीमार होते ही जायदाद का, प्रॉपर्टी का बंटवारा करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही वहाँ हो रहा था कि भाई अब कौन शासन संभालेगा, तो सब सब आपस में लड़े कटे जा रहे हैं। तो ये मतलब इसी टाइम पर जो थ्रोन था, इनके बेटों में लड़ाई हो जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर 1658 में औरंगजेब, जो कि 2 मेन थे, ठीक है, एक औरंगजेब, एक दारा सिको, जो मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट पावरफुल रूलर थे। तो औरंगजेब यहाँ पर दारा सिको को हरा देता है। और बाद में, मतलब यहाँ पर औरंगजेब दारा सिको को हरा के
क्या बन जाता है, खुद यहाँ पर क्या बनेगा, किंग बन जाता है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। और उसके बाद सॉरी, औरंगजेब इसको जो हराता है दारा सिकों को, उसके बाद एक टाइटल अज्यूम करता है जिसके नाम से औरंगजेब बाद में फेमस भी होने जाएगा। जिसका क्या टाइटल था औरंगजेब का, अगर हम देखें तो वो था आलमगीर का। क्या टाइटल था यहाँ पर, आलमगीर का। इसके नाम से ही आगे औरंगजेब यहाँ पे फेमस होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये जो शाहजहां इसका अपोज करता है, तो ये शाहजहां को भी आगरा के फोर्ट में एक तरह से जेल मार दो उसमें डाल दिया जाता है। और फिर शाहजहां की बात करें तो शाहजहां की 1666 में डेथ हो जाती है। और शाहजहां का जो इस टाइम 1658 में तो उसको राजा के पद से हटा दिया गया, मुगल एम्परर के पद से हटा दिया गया। तो 1658 के बाद और 1666 तक इसे बेसिकली अपनी नज़रों में रखा गया था, कहाँ पर, रेड फोर्ट में। और अगर कभी आपसे पूछे कि इसकी टेक केयर किसने की थी, तो जहां आरा करके एक इसकी बेटी थी शाहजहां की, जहां आरा, ठीक है, वो इसकी टेक केयर करती है। तो भाई देखो, वही वाली बात है कि जब बेटे नालायक निकलते हैं तो बेटियां अच्छी निकलती हैं, ठीक है, बेटियां मतलब टेक केयर करती हैं। तो यहाँ पर ये बेटी इसकी जो जहां आरा थी, ये इसकी टेक केयर करती है। उसके बाद ये हम देख ही चुके हैं कि कैसे ये अपने फादर को, शाहजहां को इम्प्रीज इम्प्रिजेंट कर देता है, बेसिकली क्या कर देता है, जेल में डाल देता है। ठीक है, जेल में डालने का मतलब है अपनी निगरानी में रखता है पूरी तरह से। ठीक है, और शाहजहां की डेथ हो जाती है यहाँ पर 1606 में। और यहाँ पर शाहजहां क्या चाहता था कि कौन रूलर बने, कभी अगर आपसे पेपर में पूछे कि शाहजहां किसको मतलब रूलर बनते हुए देखना चाहता था, ठीक है, तो वो चाहता था दारा सिकों को। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। उसके बाद 1658 में जैसे मैं बता चुका हूँ कि दारा सिकों को क्या कर देता है, डिफीट कर देता है। और ये इस विक्ट्री के बाद ये दिल्ली का शासक बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद ये आलमगीर या जिंदा पीर का, कभी आपसे पूछ ले कि जिंदा पीर का टाइटल किसने लिया, तो जिंदा पीर या आलमगीर का टाइटल भी यहाँ पर औरंगजेब लेता है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। और ये बहुत स्ट्रिक्ट रूलर था। ठीक है, यहाँ पर जहांगीर की तरह नहीं था कि इतनी शराब पी लो कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए। यह एकदम स्ट्रिक्ट रूलर था। इसने बैन करा दिया था अल्कोहल को भी और म्यूजिक को भी। और अपने कोर्ट से ये बताते हैं कि इसने म्यूजिशियन को भी हटवा दिया था। ठीक है, और जो यहाँ पर नवरोज फेस्टिवल था, सिजदा पाइबोस था, ये सबको यहाँ पर क्या कर देता है, बैन कर देता है। चलो मुझे बताओ सिजदा पाइबोस किसके द्वारा चलाए गए थे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जैसे यहाँ पर जहांगीर फिफ्थ सिख गुरु अर्जन देव को मरवाता है, वैसे ही ये नाइन्थ सिख गुरु गुरु तेग बहादुर को, नौवें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर को फांसी दे देता है, उनको मरवा देता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर हम और बात करते हैं जहांगीर के बारे में, तो लगभग इसका आप देखोगे तो टाइम पीरियड भी जो यहाँ पर इसने राज किया, अप्रॉक्स 50 साल देखोगे आपका, इसने अप्रॉक्स 50 साल राज किया। मुगल पीरियड में सबसे ज़्यादा रूल यही करता है। और ये बताते हैं कि इसके टाइम पीरियड पे जो मुगल एम्पायर है वो पीक तक पहुंचता है। औरंगजेब के टाइम पीरियड में मुगल एम्पायर पीक तक पहुंचता है, अगर कभी आपसे पेपर में पूछे। और देखो यहाँ पर जो ये औरंगजेब था ना, ये एक्सपेंशन पे ज़्यादा फोकस करता है एज कम्पेयर टू कॉन्सोलिडेशन। अब एक्सपेंशन और कॉन्सोलिडेशन में क्या फ़र्क होता है वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। कि देखो, कॉन्सोलिडेशन का मतलब होता है कि जो तुम्हारी टेरिटरी है उसी को और स्ट्रॉन्ग करना, उसी को पावरफुल करना, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना। बट एक्सपेंशन का मतलब होता है कि भाई अभी ये टेरिटरी हमने अपने में शामिल कर ली, अब इस राजा को भी हरा देते हैं, अब वहां तक अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो बेसिकली यही होता है कॉन्सोलिडेशन और एक्सपेंशन। तो ये ज़्यादातर जो औरंगजेब फोकस करता है, एक्सपेंशन पे फोकस करता है। और इसी टाइम पर, इसीलिए इसी के जो समय में जो मुगल एम्पायर है अपनी पीक तक पहुंचता है। नॉर्थ में ये माना जाता है, नोट डाउन मत करना, नॉर्थ में ये माना जाता है जो कश्मीर वाला ऊपर वाला रीजन है वहां से, लेकिन एक्सट्रीम साउथ तो नहीं, बट थोड़ा सा एक्सट्रीम साउथ छोड़ दिया जाए तो एक जिंजी करके प्लेस थी, वहां तक ये एक्सपेंड करता है। वेस्ट में जो हिंदकुश माउंटेन था वहां से लेकर चित्तगोंग तक फैला हुआ था इसके टाइम पे। इसका साइंस जो आप देखोगे मुगल एम्पायर का टेरिटरीज को। और एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन सिंपल लाइफ जीने वाला यहाँ पर औरंगजेब इंसान था। और इसको मतलब लैंग्वेजेस काफ़ी आती थी, जिसमें अरेबिक और पर्शियन में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मतलब इसको पर्शियन और अरेबिक जो लैंग्वेज थी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आती थी। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि स्ट्रिक्ट और सिंपल लाइफ, तो जिसके चलते ये क्या करा देता है, जैसे मैंने बताया अल्कोहल बैन करा देता है, यहाँ पर म्यूजिक बैन करा देता है, सिजदा पाइबोस बंद करा देता है, इसके कोर्ट में जो म्यूजिशियन थे उनको अपने कोर्ट से निकाल देता है। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट और मतलब रूलर था। लेकिन कुछ लोग इसको डिनाई भी करते हैं कि म्यूजिशियन में क्योंकि इसका कहीं कहीं से हमें कुछ टेक्स्ट से ये पता चलता है कि इसको बीना बजाने का शौक था। तो कभी अगर ये पूछ ले कि बीना बजाने का शौक किसे था, तो इसे ही था। तो ये चीज़ बहुत सारे हिस्टोरियंस बोलते हैं कि जब इसे खुद बीना बजाने का शौक था,
तो ये जो म्यूजिशियन है या जो म्यूजिक है उसे कैसे बैन करेगा। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि कंफर्म नहीं है चीज़ें, बट अगर आपके पेपर्स में पूछे कि कौन म्यूजिक बैन कराता है तो यहाँ पर ध्यान रखना औरंगजेब होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ हमें पसंद होता है बीना बजाना, लेकिन हमें पता है कि हमें हमारा लाइफ में गोल क्या है। जैसे अभी आपको पता है कि आपको पसंद है रील्स देखना, बैठ के शॉर्ट्स देखना, फालतू वीडियोस देखना, ठीक है, आपको पता है, आपको मजा आ रहा है उस चीज में, लेकिन कल को आप इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो, रील्स देखना बंद कर दो, क्योंकि आपको पता है मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये नहीं है। लेकिन चलो उन सब चीजों पे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे आपको बता दी हैं कि अगर कभी आपसे बिना मैं किसको इंटरेस्ट है ये पूछे तो औरंगजेब नाम होगा। ठीक है, म्यूजिशियन या म्यूजिशियन को कोर्ट से किसने बैन किया, या म्यूजिक को किसने बैन किया, अल्कोहल को किसने बैन किया, नवरोज को किसने बैन किया, सिजदा पाइबोस को किसने बैन किया, उसका आंसर भी यहाँ पर औरंगजेब आपका हो जाएगा। अब और इसके टाइम पीरियड पे अभी बहुत सारे स्ट्रिक्ट चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि 1605 के अराउंड और उसके आने वाले टाइम में आप देखोगे कि बहुत सारे मंदिर का इसने डिस्ट्रॉय करा दिया। उसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल था, विश्वनाथ मंदिर भी शामिल था, बहुत सारे मंदिर का इसने कंस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रॉय करा दिए। ठीक है, वो इसकी एक तरह से देख सकते हैं बहुत खराब पॉलिसी थी, और इसके भी कुछ वजह रही कि बाद में जो लोग हैं इसके अगेंस्ट हो गए, और ये मुगल एम्पायर इसके पीरियड के बाद ही वीक पड़ने लगेगा, वो अभी हम देखेंगे। इसने बहुत बड़े लेवल पर मंदिरों का डिस्ट्रक्शन कराया। इससे पहले आने वाले जो रूलर थे, जैसे इससे पहले के जो रूलर थे जो आ चुके थे, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अकबर की, अकबर के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जहांगीर की, हम बात करते हैं शाहजहां की, ये जो रूलर्स थे जो इसके पूर्वज रहे वो कहीं ना कहीं सेकुलर लेके चल रहे थे, लेकिन ये कंप्लीटली इस्लामिक को प्रमोट करता है और कंप्लीटली ये हिंदूज के अगेंस्ट पॉलिसी लेके आता है। जैसे हम अकबर को देखते हैं कैसे सेकुलर पॉलिसीज लेके आता है, रिलीजियस जो पॉलिसीज रहती हैं वो सेकुलर रहती हैं, लेकिन इसकी जो पॉलिसीज थी वो बिल्कुल इस्लामिक थी, और बिल्कुल इसने हिंदुओं के जो मंदिर वगैरह का डिस्ट्रक्शन है इसके टाइम पीरियड पे हुआ है। कभी पूछे कि सोमनाथ का डिस्ट्रक्शन किसके टाइम पीरियड पे हुआ, किस मुगल एम्परर के टाइम पीरियड पे रहा, तो यहाँ पे औरंगजेब आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके कुछ वॉर देख लो, जैसे कि यहाँ पर 1679 में इसका जो वॉर होता है, राठौर होते हैं कहाँ के, राठौर ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के, लिख लो हिंदी वाले लिख लो, मारवाड़ के राठौर को हराया है इसने। उदयपुर के राणाज को हराया, राणाज कहाँ के थे, उदयपुर के। ठीक है, उदयपुर के राणाज को इसने हराया 1679 में। और इसके बाद भी आप देखोगे कि इसने बहुत सारे मंदिरों का यहाँ पे, ये तो मैंने बड़े बड़े मंदिरों के नाम बता दिए यहाँ पे, सोमनाथ, विश्वनाथ, लेकिन जितने भी मंदिर होते थे सबका ये क्या कर देते थे, यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देते थे, सबको तहस नहस कर देते थे। ठीक है, और यहाँ पर देखो जिजिया टैक्स नॉन मुस्लिम टैक्स था, हिंदुओं पे लगना टैक्स था। ठीक है, तो ये जिजिया टैक्स को वापस से री इंट्रोड्यूस भी करता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और वो यहाँ पर 1679 में ही जजिया टैक्स को अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा फिर से लगाया गया, री इम्पोज किया गया जिजिया टैक्स को, तो इसी के द्वारा दोबारा से जिजिया टैक्स को यहाँ पे लगाया जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे कंफर्म पता होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं हम औरंगजेब के बारे में। ठीक है, यहाँ पर जस्ट बेटा सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर कभी आपसे पूछे कि दिल्ली की जो मोटी मस्जिद है वो किसने बिल्ड की, वो किसने बनवाई, तो दिल्ली की जो मोटी मस्जिद है वो कौन बनवाता है, यहाँ पे औरंगजेब बनवाता है। एक यहाँ पर बैटल ऑफ पुरंदर होता है 1665 में, किस किस के बीच, छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच और राजा जय सिंह के बीच। और राजा जय सिंह किसको लीड कर रहा होता है, बेसिकली मुगल आर्मी को, या औरंगजेब के द्वारा भेजा गया था, औरंगजेब को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बेसिकली क्या होता है कि जो यहाँ पर औरंगजेब होता है शुरू में नॉर्थ इंडिया पे फोकस कर रहा होता है, और जब शुरू में नॉर्थ इंडिया पे फोकस कर रहा होता है तो जो कोंकण रीजन का नॉर्थ और साउथ वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पर शिवाजी महाराज जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वो रूल कर रहे थे। तो अब जैसे मैंने बताया कि ये कॉन्सोलिडेशन से ज़्यादा इसको दूसरे की टेरिटरी में ज़्यादा घुसने में मज़ा आता था, एक्सपेंशन पे ज़्यादा मज़ा आता था, तो औरंगजेब क्या करता है, मराठाओं के इस राइज को रोकने का डिसाइड करता है, और सबसे पहले जो आसपास की टेरिटरी होती हैं जैसे गोलकोंडा है, बीजापुर है, इनको एनेक्स कर लेता है। जैसे गोलकोंडा में एक कुतुब शाही डायनेस्टी थी, ठीक है, लिख लो, गोलकोंडा में एक कुतुब शाही डायनेस्टी थी, कुतुब शाही डायनेस्टी, तो उसको भी ये अनेक्स कर लेता है। और एक बीजापुर था, बीजापुर जिसमें सिकंदर शाह रूलर था, उसको भी ये अनेक्स कर लेता है। ठीक है, ठीक है, तो जो आसपास के जो जहाँ पर छत्रपति, क्योंकि जो छत्रपति महाराज थे उन पर डायरेक्टली अटैक करना पॉसिबल नहीं था, तो पहले आसपास की जो टेरिटरी थी उनको अनेक्स कर लेता है।
और यहाँ पर 1665 में बैटल ऑफ पुरंदर होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और ये बैटल ऑफ पुरंदर जो खत्म होता है वो एक ट्रीटी से होता है, एक ट्रीटी साइन होती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनकी, आपको देखो वैसे तो ट्रीटी हो गई तो मतलब कोई पूरी तरह से तो नहीं हारा, लेकिन अगर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनकी हार देखने को मिलती है, क्योंकि इनके सबसे ज़्यादा फोर्ट 35 में से 23 फोर्ट, ये ध्यान रखना 23 फोर्ट किसको दे दिए जाते हैं, किसका कब्जा हो जाता है, किसका रूल हो जाता है। अब इन 23 किलों पर औरंगजेब का यहाँ पे कब्जा हो जाता है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो 23 फोर्ट थे किसको सरेंडर करने पड़ते हैं, यहाँ पर औरंगजेब को सरेंडर करने पड़ते हैं। किसको? छत्रपति शिवाजी महाराज को। कभी पेपर में पूछ लिया जाए तो इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। और उसके बाद 1689 में संभाजी महाराज को, जो अभी एक मूवी भी आई थी इनके ऊपर, ठीक है, सामाजी छाबा करके, ठीक है, सामाजी महाराज को भी ये मरवा देता है। कब? 1689 में। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और ये जो औरंगजेब की डेथ है वो कब होती है? यहाँ पर औरंगजेब की डेथ औरंगाबाद में होती है, सबसे पहले तो ध्यान रखना। ये जो मरता है 1707 में इसकी डेथ हो जाती है, और कहाँ होती है? औरंगाबाद में। तो औरंगजेब से औरंगाबाद आप आराम से याद कर सकते हो, उसकी कब्र भी आपको देखने को मिलेगी कि कहाँ पर है, औरंगाबाद में ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें और, जैसे कि शिवाजी जो हैं वो औरंगजेब के कोर्ट में, शिवाजी महाराज औरंगजेब के कोर्ट में यहाँ पर जाते हैं, वो अपने कोर्ट में बुलाता है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी के तहत बेसिकली इनको ये क्या कर लेता है? इम्प्रिजेंट कर लेता है। पहले तो बोलता है कि भाई आओ, आप हमारे दरबार में आओ, और बाद में उन्हें क्या कर देता है? बंदी बना लेता है। ठीक है, लेकिन कैसे भी करके यहाँ पर ये लोग भागने में सक्षम होते हैं। 1672 में शिवाजी महाराज की डेथ हो जाती है। ठीक है, मतलब वहां से तो ये भाग जाते हैं, लेकिन 1674 में शिवाजी महाराज की डेथ हो जाती है, और उनके सक्सेसर कौन बनते हैं? 1680 में संभाजी महाराज बनते हैं। ठीक है, और संभाजी महाराज को भी 1689 में एक्सक्यूट किया जाता है, मरवा दिया जाता है। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा ही 1689 में। तो ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। री इंट्रोड्यूस करता है कौन? औरंगजेब, ये ऑलरेडी बता चुके हैं हम। और फतवाहे आलिमगिरी लिखता है, जो कि मुस्लिम लॉज होते हैं, कुछ मुस्लिम कानूनों को लिखता है इस किताब में, फतवाए ए आलिमगिरी। तो कभी अगर आपसे पूछे कि फतवाए आलिमगिरी क्या है, तो इसमें मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है। और किसने लिखा है ये? तो यहाँ पर औरंगजेब ये लिखता है। आगे देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मुगल एम्परर में इसके टाइम पर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट टेरिटोरियल लिमिट्स तक इसने पहुँचाया था। मुगल साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी क्षेत्र सीमा प्राप्त करता है किसके टाइम पीरियड पे? औरंगजेब के टाइम पीरियड पे ही। उसके बाद औरंगजेब के टाइम पीरियड पे ही मराठाज इसके लिए मेजर चैलेंज थे। कभी अगर आपसे पूछ ले कि औरंगजेब के टाइम पीरियड में मुगल एम्परर्स के लिए, मुगल एम्पायर के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन थे? तो मराठाज थे। सबसे ज़्यादा उस टाइम मुगल्स के बाद कौन स्ट्रांग थे? तो मराठाज यहाँ पर स्ट्रांग थे। ठीक है, तो जब हम औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये भी पढ़ते हैं कि इसके टाइम पीरियड पे ही जो मुगल पीरियड था वो सबसे ज़्यादा अपनी पीक पे पहुंचता है, और इसी के टाइम पीरियड पर इनका जो डेक्लाइनेशन है इसी के टाइम पीरियड पर शुरू हो जाता है। वो हम बाद में देखेंगे इस लेक्चर के एंड में। लेकिन अभी हम इसके आने वाले सक्सेसर्स के बारे में देख लेते हैं कि इसको कौन सक्सीड करेगा, आने वाले इसके जो सक्सेसर हैं वो कौन कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने थोड़ा सा संक्षेप मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हम बिल्कुल इनके बारे में देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और देखो सारी चीज़ें जो लेटर मुगल्स हैं ना, औरंगजेब तक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेटर मुगल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, औरंगजेब को जो सक्सीड करेगा ना वो बहादुर शाह यहाँ पे सक्सीड करेगा, जिसको हम शाह आलम वन के नाम से भी जानते हैं। तो कभी आपसे पूछे कि औरंगजेब के बाद कौन यहाँ पर रूलर बनता है, मुगल रूलर कौन बनता है यहाँ पर, तो बहादुर शाह या शाह आलम फर्स्ट, एक ही नाम है, ध्यान रखना। और ये 1707 से लेके 1712 तक, 1712 तक यहाँ पर रूल करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। और बेसिकली ये अपने टाइम पीरियड में अपने भाइयों से ही लड़ता बढ़ता रहा। ठीक है, इसके 3 भाई थे और वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे, और ये 3 भाइयों को डिफीट करके रूल करता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद 1712 में इसकी डेथ हो जाती है, और इसको यहाँ पर जो सक्सीड करता है वो करता है यहाँ पर जहांदर शाह। कौन सक्सीड करता है यहाँ पर? जहांदर शाह करता है। और इसका टाइम पीरियड बहुत कम देखने को मिलेगा, 712 से। इसका जो टाइम पीरियड है 712 से लेकर 713 तक यहाँ पर आपको इसका टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। उसके बाद इसको सक्सीड किया जाता है फर्रुखसियार। इसको कौन सक्सीड करता है? फर्रुखसियार। और इसने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट
फरमान जारी किए थे। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि किसने फरमान फरमान जारी किए थे ब्रिटिशर्स के लिए, तो वो कौन इशू करता है? फर्रुख सियार करता है, जो कि आगे चल के हमें किसका कारण देखने को मिलते हैं? बैटल ऑफ प्लासी का आगे चल के ये फरमान ही यहाँ पर कारण कारण देखने को मिलते हैं। तो हम आने वाले टाइम में जब बैटल ऑफ प्लासी करेंगे, ठीक है, वहां पर हम अच्छे से इस चीज़ को पढ़ रहे होंगे, इस फरमान, इन सब चीज़ों को अच्छे से डिटेल में देख रहे होंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि जो फरमान इशू किए गए थे वो किसके द्वारा किए गए थे और किसको किए गए थे? ब्रिटिशर्स को किए गए थे। किसके द्वारा किए गए थे? यहाँ पर फर्रुख सियार को द्वारा किए गए थे। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखो कि इस टाइम तक आपके जो ब्रिटिशर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत में आ चुकी थी। जैसे कि हमने देखा था कि जहांगीर यहाँ पर परमिट भी दे देता है कि सूरत में आप फैक्ट्री बना सकते हो। तो वहाँ से वो हमारा एक मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छे से पढ़ रहे होंगे और उसके शुरुआत से ही देख रहे होंगे। हम 1608 से ही ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छे से पढ़ेंगे, 1600 से करेंगे जब से वो इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्रुख सियार ने फरमान इशू किए, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इसका जो फर्रुख सियार का जो टाइम पीरियड था, यहाँ पर फर्रुख सियार का अगर टाइम पीरियड, अब मैं ये टाइम पीरियड ऐसा नहीं है पेपर में पूछेगा, लेकिन आप रिलेट कर पाओ कि कौन कब से रहा, कब तक रहा, कैसे रहा, तो उसके लिए बता रहा हूँ। 1713 से लेकर 1719 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। और इसको सक्सीड करता है यहाँ पर मोहम्मद शाह। ये इंपॉर्टेंट रूलर है आपका, मोहम्मद शाह। ठीक है, अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए, बिल्कुल एकदम लग्जरियस लाइफ जीना, ठीक है, अपनी लग्जरियस लाइफ में बिजी रहते था। और लेटर मुगल्स के बारे में आप एक चीज़ जरूर देखोगे कि ये लोग लग्जरियस लाइफ के पीछे रहे, इन्हें ज़्यादा कुछ मतलब नहीं था दुनियादारी से। ठीक है, अगर मतलब होता तो शायद मुगल एम्पायर ब्रिटिशर्स को आने ही नहीं देता। ठीक है, तो लग्जरियस लाइफ में बिजी रहता था। उसके लिए इसका एक टाइटल भी, अगर आपसे पूछे कि रंगीला के टाइटल से किसको जाना जाता है, तो रंगीला के टाइटल से यहाँ पर इसी मोहम्मद शाह को जाना जाता है, ये ध्यान रखना। इसके टाइम पीरियड में नादिर शाह, जो कि एक ईरानियन था, ईरानियन इन्वेडर था, इंडिया में इन्वेड करता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। नादिर शाह किसके टाइम पे यहाँ पर इन्वेड करता है? तो यहाँ पर मोहम्मद शाह के टाइम पे इन्वेड करता है। और ये बताते हैं 1739 में बैटल होता है। ठीक है, नादिर साहब, उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ करनाल, बैटल ऑफ करनाल। ठीक है, और यहाँ पर किस किस के बीच में होता है? नादिर शाह और मुगल आर्मी के बीच में होता है, और मुगल आर्मी को ये हरा देता है। और हराने के बाद ये बताते हैं, पहले तो ये जो दिल्ली में जो यहाँ पर रेड फोर्ट में वो रखा हुआ था पीकॉक थ्रोन, जो शाहजहां ने कमीशन किया था, और जो पीकॉक थ्रोन था और जो कोहिनूर डायमंड था, पहले तो इसे ले जाता है भारत से, यहाँ से ये, और काफ़ी लूट करता है, भारत से काफ़ी लूट के सामान ले जाता है। और दिल्ली में काफ़ी लोगों को मरवा भी दिया, मारा भी गया था जान से, किसी के द्वारा, यहाँ पर ये आपका नादिर शाह के द्वारा। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, और इसी के टाइम पे आप देखोगे कि काफ़ी जो आपको जो जमींदार देखने को मिलेंगे, जो आपका ये मोहम्मद शाह रूलर था ना, काफ़ी जमींदार, काफ़ी लोकल रूलर्स, वो अपने आप को धीरे धीरे इंडिपेंडेंट करना शुरू कर चुके थे। अब वो मैं आपको हर अच्छे से बता चुका हूँ कि इंडिपेंडेंट अनाउंस करना, ये सारी चीज़ें करना क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको सब यहाँ पे पता होंगी। और ये मानो कि ये जो मोहम्मद शाह था, इसके इसके हाथ में था कि ये मुगल एम्पायर को, मुगल पीरियड को यहाँ पर क्या करे, रिवाइव कर पाए, लेकिन ये नहीं कर पाता है यहाँ पर मोहम्मद शाह। ठीक है, तो यहाँ पर मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड पे ही देखोगे, एक तो ये नादिर शाह से हार जाते थे, जो एक मुगल की नाम बना हुआ था, जो एक खौफ बना हुआ था, जो एक पावर थी, एक प्रेस्टीज थी, वो भी एक तरह से बुरी तरह से डैमेज हो जाती है, और लोग डरना इनसे कम कर देते हैं। इसको सक्सीड करता है, मोहम्मद शाह की डेथ होती है 1748 में, क्योंकि यहाँ पर ये फर्रुख सियार के बाद मोहम्मद सियार 1719 से लेकर 1748 तक रूल करता है, और 1748 में इसकी डेथ हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, मोहम्मद शाह की डेथ हो जाती है, और इसको कौन यहाँ पर सक्सीड करेगा? अहमद शाह यहाँ पर इसको सक्सीड करता है। और अहमद शाह का टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं रहा था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर नहीं रहे। 1748 से लेके 1754 तक यहाँ पर इसका टाइम पीरियड रहा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आता है आलमगीर सेकंड। आलमगीर के नाम से किसको जाना गया? हम अभी देख के आए हैं औरंगजेब को। आलमगीर सेकंड कब आता है यहाँ पर? अहमद शाह के बाद आता है। ठीक है, आलमगीर सेकंड। और आलमगीर सेकंड का टाइम पीरियड अगर मुझसे पूछो, आलमगीर सेकंड का टाइम पीरियड यहाँ पर, तो 1754 से लेके 1758 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। देखो, टाइम पीरियड पेपर में नहीं पूछा जाएगा जस्ट कौन से रूलर आए, कितना राज किया, क्योंकि लेटर मुगल्स हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों हैं, जैसे कि यहाँ पर जो इन्वेड किया था नादिर शाह ने, कब किया, ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो वो ध्यान रखना। और यहाँ पर जो 1754 से 1758 तक जो ये आलमगीर सेकंड रहा था,
इसके टाइम पीरियड पे दो चीज़ें हुई थी। एक तो अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखना। कभी आपसे पूछे कि अहमद शाह अब्दाली ने जो इंडिया को इन्वेड किया था वो कब किया था यहाँ पर, तो किसके टाइम पीरियड पे किया था बेसिकली, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली जो यहाँ पर इन्वेड करता है इंडिया को, किसके टाइम पीरियड पे करता है, तो ध्यान रखना आलमगीर सेकंड के टाइम पीरियड पे करता है। और इसी के टाइम पीरियड पे अभी हम बैटल ऑफ प्लासी देखेंगे। बैटल ऑफ प्लासी होता है, कौन सा बैटल होता है, बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी आपसे पूछे कि 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उस वक्त मुगल एम्परर कौन था, तो आलमगीर सेकंड था, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसको जो सक्सीड करता है शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड नहीं, इसको सक्सीड करता है यहाँ पर शाहजहां द थर्ड, शाहजहां द थर्ड, जिसका टाइम पीरियड था यहाँ पर 1758 से 59। उसके बाद शाहजहां थर्ड के बाद यहाँ पर इसको सक्सीड करता है शाह आलम सेकंड। और यहाँ पर जो इसका टाइम पीरियड रहता है 1759 से लेके 1806 तक यहाँ पर इसका टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब शाह आलम सेकंड के टाइम पीरियड पर दो इंपॉर्टेंट बैटल होते हैं। ठीक है, एक थर्ड बैटल इसी के टाइम पीरियड पर, इसके साथ नहीं, इसी के टाइम पीरियड पे होता है। एक तो होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और ये थर्ड बैटल जो पानीपत की जो तृतीय लड़ाई होगी, इसमें क्या करेगा, अहमद शाह अब्दाली मराठाओं को हराता है। अहमद शाह अब्दाली किसको हराता है यहाँ पर, मराठाज को हराता है, मराठाज को हराता है, ये लिख लो, अहमद शाह अब्दाली मराठाज को हराता है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, 17, अच्छा कभी अगर आपसे ये पूछे कि कब हुआ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो 1761 में होता है। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब होता है, 1761 में होता है। ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए, जिसमें अहमद शाह अब्दाली किसको हराता है, मराठाज को हराता है। इसी के टाइम पीरियड पे आपका एक बैटल ऑफ बक्सर होता है, शाह आलम सेकंड के टाइम पीरियड पे बैटल ऑफ बक्सर होता है, जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का असली रूल शुरू होगा। ठीक है, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो पहले लेक्चर में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे 1764 में। तो अगर आपसे पूछे कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ था उस वक्त मुगल एम्परर कौन था, तो शाह आलम सेकंड उस वक्त कौन था, मुगल एम्परर था। और बेसिकली जो बैटल ऑफ बक्सर होता है उसमें शाह आलम सेकंड भी पार्टिसिपेट करता है। इसमें अलायंस फॉर्म होती है, एक तो शाह आलम सेकंड होता है, एक आपका मीर कासिम होता है बंगाल से, और एक अवध से यहाँ पर सुजा उद्दौला होता है। उसके बारे में अभी आप नोट डाउन मत करो, जब मैं बैटल ऑफ बक्सर मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ रहे होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तब मैं आपको अच्छे से करा दूंगा। लेकिन अभी इतना ध्यान रखो, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के वक्त मुगल एम्परर कौन था यहाँ पर, तो मुगल एम्परर था यहाँ पर शाह आलम सेकंड। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उधर शाह आलम सेकंड के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि शाह आलम सेकंड कौन था। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, सारे यहाँ पर लेटर मुगल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनके टाइम में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई हैं। ठीक है, शाह आलम सेकंड के बाद यहाँ पर कौन आता है, देखो इसी के टाइम पीरियड पर अगर देखें तो 1803 में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, दिल्ली को कैप्चर कर लेती है 1803 में। और 1803 में दिल्ली को कैप्चर करने के बाद जो ये मानो कि यहाँ पर जो रूल होता है मुगल्स का वो एक तरह से यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और जस्ट पेंशनर्स के रूप में काम कर रहे होते हैं कौन, मुगल्स, किसके, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और यहाँ पर जो शाह आलम सेकंड को वो करता है, यहाँ पर सक्सीड करता है, अकबर सेकंड करता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, एक आपके राजा राम मोहन रॉय हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, राजा राम मोहन रॉय। इनको जो राजा का टाइटल दिया था ना, जो ये राजा राजा का टाइटल दिया था वो अकबर दी सेकंड ने ही दिया था। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन रॉय को राजा का जो टाइटल दिया है वो किसने दिया है, तो अकबर द सेकंड ने ही इसको टाइटल दिया था राजा का। तो ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम मुगल एम्पायर हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लास्ट रूलर आएगा यहाँ पर कौन, बहादुर शाह सेकंड, जो कि हम देखेंगे जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 देखेंगे ना, रिवॉल्ट ऑफ 1857 मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पर बहादुर शाह आलम भी एक तरह से इसको ही मैन रूलर मैन बनाया जाता है, और रिवॉल्ट होता है जिसको हम फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ वॉर भी पढ़ेंगे। तो जब हम रिवॉल्ट देख रहे होंगे तब हम देखेंगे, लेकिन अभी इतना ध्यान रखो कि बहादुर शाह जो सेकंड था, या जिसको हम बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं, जिसको हम बहादुर शाह
जफर भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये लास्ट मुगल पीरियड था। रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये किसके अगेंस्ट करते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट करते हैं। काफ़ी लोग मिलके आते हैं यहाँ पे, साथ में लड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे रीजन्स की वजह से ये रिवॉल्ट में हमारा फेलियर होता है। बेसिकली मुगल्स और ये सारे लोगों का फेलियर्स हो जाता है। और ये बेसिकली उसके बाद बहादुर शाह जफर कहाँ भाग जाता है? रंगून भाग जाता है। बाद में चल के इसकी 1862 में डेथ हो जाती है। और कहने का मतलब है 1857 में ही यहाँ पर जो मुगल एम्पायर है उसका एक तरह से पूरी तरह से आप एंड देखने को मिलेगा। तो पूरी तरह से तो एंड हुआ था 1857 में, लेकिन एक तरह से देख सकते हैं कि 1707 में जब यहाँ पर औरंगजेब की डेथ हो जाती है, उसी के बाद मुगल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते हैं इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखना। और अगर हम और चीज़ें यहाँ पर देखना चाहें तो जीन बैप्टिस्टी टेवेर्नियर जो कि एक फ्रेंच ज्वेलर था, वो इंडिया आया था। और लगभग ये माना जाता है कि मुगल पीरियड के टाइम पर वो 6 बार भारत आया था। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, ये भी पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मुगल पीरियड का जो क्रॉनिकल्स है, जो मुगल दरबार का इतिहास है, ठीक है, वो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? फारसी में लिखेगा है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं, तो देखो ये स्लाइड तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मतलब हम कंप्लीट यहाँ पे कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ डेक्लाइनेशन के बताऊं कि क्या क्या रीजन्स रहे डेक्लाइन के, तो देखो डेक्लाइन जो शुरू हुआ था ना औरंगजेब के टाइम पे ही, यहाँ पर मुगल्स पीरियड का अगर हम डेक्लाइन की बात करते हैं तो मुगल पीरियड के सॉरी औरंगजेब के टाइम पीरियड पे ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि डेक्लाइनेशन शुरू हो गया था। उसका रीजन भी मैंने बताया था कि ये एक्सपेंशन पे ज़्यादा फोकस किया, कॉन्सोलिडेशन पे कम फोकस किया। कॉन्सोलिडेशन में आपको बता चुका हूँ। और औरंगजेब के बहुत सारे जो डिसीजन थे वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि उस पर भारी पड़ते हैं। एक तो उस वक्त मराठाज को हराना आसान नहीं था। ठीक है, मराठा जहाँ पर छत्रपति वीर शिवाजी महाराज और मतलब बहुत सारे मराठाज इतने स्ट्रांग थे, तो बेसिकली अब तुम लड़ाई लड़ने जा रहे हो तो बेसिकली जो आपकी इकोनॉमी है वो तो वीक पड़ेगी पड़ेगी। आपको अपने रिसोर्सेज के तो यहाँ पर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो मराठा से वॉर में इनको ये समझ नहीं पाया उस वक्त औरंगजेब कि मराठाज का जो ये वॉर चल रहे हैं उसके अगेंस्ट ये जो यहाँ पर मुगल एम्पायर है कहीं ना कहीं उसको वीक करके डाल देंगे। बाद में ये बताते हैं मुगल एम्पायर इतना वीक हो जाता है कि अपनी जो इनका आर्मी होती है उसको भी ढंग से पैसे नहीं दे पाते। और धीरे धीरे अगर लेटर मुगल्स में देखोगे ना तो इनके पास इनकी इकोनॉमी इतनी खराब हो गई कि ये एक अच्छी आर्मी भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, क्योंकि ज़्यादा आर्मी रखोगे तो आपको ज़्यादा पे आउट करना पड़ेगा। तो एक अच्छी आर्मी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इतनी ज़्यादा इनकी जो इकोनॉमी थी वो बेकार हो चुकी थी। वही बहुत सारे रीजन्स थे, जैसे कि इन्होंने मराठास से पहले औरंगजेब के टाइम पीरियड पे जब शुरुआत होता है तो काफ़ी इकोनॉमी अच्छी थी, बट धीरे धीरे मराठास से जो वॉर हुए, ठीक है, उस वक्त अगर औरंगजेब समझ जाता है कि कहीं ना कहीं हम ही वीक हो जाएंगे मराठास को हराने के चक्कर में, तो शायद और ज़्यादा ये रूल कर पाते और ज़्यादा टाइम तक ये स्ट्रांग रह पाते। लेकिन एक तो ये मराठास के अगेंस्ट चले गए, राजपूत के अगेंस्ट इनको वॉर करने में भी इनके काफ़ी जो एम्पायर है वो वीक कर दिया। ठीक है, और दूसरा हिंदूज की तरफ जो इनकी पॉलिसीज थी औरंगजेब की, जैसे बिल्कुल एकदम उनके मतलब ऑर्थोडॉक्स होना, जैसे अगर आप मुस्लिम हो तो सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही काम करोगे और उन्हीं के लिए लॉ बनाओगे, उन्हीं के लिए ही आपको काम करने, बाद बाकी के आप सबसे नफरत करोगे। तो वो चीज़ भी एक इसकी बहुत इस पर भारी पड़ती है और देखने को मिलता है कि इसी वजह से बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इसका जो मुगल एम्पायर है वो टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि औरंगजेब की डेथ के बाद अगर हम देखें तो औरंगजेब की डेथ के बाद एक देखो एक चीज देखने को मिलेगी कि वॉर ऑफ सक्सेशन चलता रहा है कि भाई मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। मतलब वॉर ऑफ सक्सेशन ही देखने को मिलेगा औरंगजेब की डेथ के बाद। और वॉर ऑफ सक्सेशन में ये कि जब आपस में आप लड़ मरोगे तो सामने वाला क्या ही मारेगा, आप खुद ही मर जाओगे। तो वही वाली बात है कि आप आपस में ही ये लड़ते मरते रहे और आपस में ही ये वीक होते गए। और जो और रूलर थे, जो और टेरिटरी थी जो यहाँ पर मुगल पीरियड के अंदर ही आती थी, जिन पर जो इनके पूर्वज थे उन्होंने उनको कैप्चर करके अपने यहाँ शामिल किया था, वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस करने लग गए। और औरंगजेब के टाइम पर आप पता है जो अकबर ने एक अलायंसेस फॉर्म की थी यहाँ पर मुगल राजपूत के साथ, वो भी अलायंसेस टूटने लग जाती हैं और वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट साबित करने लग जाते हैं। और इस तरह ही यहाँ पर देखेंगे कि मुगल पीरियड की जो आने वाले टाइम में टेरिटरी थी औरंगजेब के बाद वो कम होती जाती है, कम होती जाती है और मुगल एम्पायर यहाँ पर वीक पड़ने लग जाता है। और यहाँ पर एक चीज जैसे मैंने आपको बताई भी कि जो लेटर मुगल्स थे ना औरंगजेब के बाद, जो मुगल्स के बाद हम देखते हैं मुगल्स के बारे में जो हमने देखा, वो ज़्यादातर लग्जरियस लाइफ में बिजी रहते थे। अपनी जो खुद की लग्जरियस लाइफ में एंजॉय करना, फुल एकदम एंजॉय करना था उन्हें, ज़्यादा लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं था। और मतलब इतना वीक हो गई थी इनकी इकोनॉमी, मतलब अपनी लाइफ लग्जरियस लाइफ में ये इतने बिजी थे कि जो इनकी पब्लिक थी उसकी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। अभी अगर हमारी गवर्नमेंट, आज की गवर्नमेंट
एक इंसान की बेसिक नीड्स भी फुलफिल ना कर पाए तो कल को ऑब्वियसली बात है कि जो जनता है वो रिवॉल्ट करेगी, जो जनता है वो विद्रोह करेगी, शासन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी। तो सेम वही चीज़ें हुई, जनता भी कहीं ना कहीं खिलाफ हो गई और ये पीक ही होता गया एम्पायर और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी इस पर कब्जा करती गई। अब ये आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया, कैसे कैसे अपने आप को ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मुगल एम्पायर का जो दौर था उसे खत्म करने के बाद एक मुगल एम्पायर जो साम्राज्य था उसको खत्म किया और कैसे कैसे धीरे धीरे पूरे भारत पे अपना कब्जा करके ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों का शासन भारत में शुरू होता है। तो आज का चैप्टर हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं एमटीएस 2024 में जो पूछे गए हैं मुगल से, वो सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। लगभग 24, 25, 26 सवाल हैं जो पूछे गए हैं, तो सारे सवाल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले सवाल का बात करता हूँ, दीवान के रूप में जाना जाने वाले अधिकार अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के निम्नलिखित विभागों में से किस विभाग से संबंधित था? द ऑफिसर्स नॉन एज दीवान। तो देखो, जब मैं आपको अकबर का रीन पढ़ा रहा था, अकबर का जब मैं टाइम पीरियड आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कि जो दीवान होता है वो कौन होता था? यहाँ पर वित्त मंत्री होता था, या आप उसे राजस्व मंत्री भी बोल सकते हो, जैसे कि हम हिंदी में लिखते हैं मतलब इंग्लिश में रेवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर। अब रेवेन्यू को हिंदी में बोला जाता है राजस्व और फाइनेंस को हिंदी में बोला जाता है वित्त। तो दीवान कौन होता था? बेसिकली एक वित्त मंत्री होता था या राजस्व मंत्री होता था। तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा विद रेफरेंस टू मिडिएवल इंडिया आर्किटेक्चर स्टाइल व्हाट इज पेत्रा द्वारा। तो देखो मैंने बताया आपको पेत्रा द्वारा क्या थी, एक फ्लोरल डिजाइन थी। तो देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर डेकोरेटिंग द वॉल्स विद फ्लोरल, ये डेनिना जस्ट मुगल जस्ट दीवारों को फूलों से सजाना दानिना से संबंध था। ओके, जस्ट बेटा सेकेंड, ये जो आपका ये कुछ यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखो कि जो आपका वॉल्स को डेकोरेट करना और फ्लोरल डिजाइन बनाना, ठीक है, फ्लोरल डिजाइन होगा, बेसिकली यहाँ पर डिजाइन आना चाहिए। डेकोरेटिंग द वॉल्स विद फ्लोरल डिजाइन, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और ये इसी को क्या बोलते हैं हम? पेट्रा द्वारा बोलते हैं। और ये किसके टाइम पीरियड पे आई ये भी मैं आपको अभी बता के आ रहा हूँ, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मुगल एम्परर बाबर वाज अ डिवोटी ऑफ सूफी सिलसिला। तो किस सूफी सिलसिला का बाबर डिवोटी था? तो मैं जब बाबर के बारे में आपको पार्ट 1 में पढ़ा रहा था मैंने बताया था किसका था, नक्शबंदी सूफी का था। और अगर ये नक्शबंदी सूफी का लीडर पूछ लें कभी पेपर में तो ध्यान रखना ख्वाजा, शायद मैंने आपको बताया भी था, हाँ बताया था, ख्वाजा उवैदुल्ला अरहार, अरहार नहीं अहरार है, अहरार। तो ये नाम आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटी मस्जिद इन आगरा फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर। आगरा किले में जो मोटी मस्जिद है वो किसने बनवाई है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो आगरा में मोती मस्जिद है वो किसने बनवाई है। तो आगरा की जो मोती मस्जिद है बताओ किसने बनवाई है। जब हम शाहजहाँ के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इसी के टाइम पर जो एक तरह से आर्किटेक्चर है वो पीक पॉइंट पे पहुंचता है मुगल एम्पायर का, ठीक है, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कराता है, उसमें से ही एक आगरा की मोती मस्जिद का भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर ये कराता है। आगे देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस द झरोका दर्शन। तो जब हम अकबर के बारे में पढ़ रहे थे ना, झरोका दर्शन के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था पार्ट 1 में, तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम लेके दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। ज़्यादा मतलब, और देखो क्वेश्चन को देखकर तुरंत पॉज कर लिया करो, पहले खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो कि आप रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेंट बाई अकबर टू लीड द मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो देखो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में, ठीक है, जो राजा महाराणा प्रताप थे उनके अगेंस्ट किसको भेजता है यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया था किसको भेजता है, राजा मान सिंह को यहाँ पर भेजता है। तो यहाँ पर राजा मान सिंह इसका आंसर हो जाएगा, राजा मान सिंह यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एज पर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर हाउ मेनी फोर्ट्स वर सरेंडर बाई शिवाजी टू मुगल्स। तो जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी, ठीक है, कब हुई थी, चलो कमेंट करके बताओ। 23 फोर्ट, 35 फोर्ट होते हैं टोटल, 23 फोर्ट यहाँ पर किसको दे देते हैं, शिवाजी महाराज को किसको सरेंडर करने पड़ते हैं, यहाँ पर बताओ जल्दी से, किसको सरेंडर करने पड़ते हैं। ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके साथ हुई थी, सब कुछ अभी पढ़ के आ रहे हैं मेरे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स इश्यूड सिल्वर कॉइन इन द ऑनर ऑफ वाइफ मेहरुन्निसा। तो सिल्वर कॉइन किसके किसके ऑनर में, अपनी वाइफ के ऑनर में सिल्वर कॉइन कौन चलाता है यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया कौन चलाता है यहाँ पर, जहांगीर चलाता है, ठीक है। और मेहरुन्निसा ना देके नूर जहां हो तो
कंफ्यूज मत होना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईयर of the coronation of Akbar, who among the following who among the following was designated as the Bakil of the Mughals kingdom with the title of खाने खाना। तो मैंने आपको बताया था कि खाने खाना किसको टाइटल दिया गया था, बैरम खान को दिया था। तो जल्दी जल्दी हम कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग मैरिड द मुगल एम्परर जहांगीर इन 1611 एंड रिसीव द टाइटल नूर जहां। इनमें से किसने जहांगीर से शादी की थी, बाद में नूर जहां के नाम से भी जाना गया 1611 में। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। क्या नाम था, मेहरून निसा यहाँ पर उनका नाम था। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुगल रूल। ठीक है, यहाँ पर बताना है कि मुगल शासक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर बताना है कौन कौन सा यहाँ पे सही है, कौन सा गलत है। तो द मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर इन 1571। तो क्या मनसबदारी सिस्टम अकबर के द्वारा 1571 में चला गया था। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1556 कि जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है वो कब हुआ था, 1556 में हुआ था। तो मैं आपको बताता हूँ कि 1526 में फर्स्ट बैटल पानीपत हुआ, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में होता है, लगभग 30 साल बाद। तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद महाराणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ वाज कंटेम्पररी ऑफ बाबर कि जो महाराणा प्रताप थे वो बाबर के कंटेम्पररी थे। क्या ये सही है या गलत है, ये यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ये जो आपका महाराणा प्रताप थे वो यहाँ पर इसके बाबर के कंटेम्पररी नहीं थे, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो हमारा 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द टू विच पोजीशन इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अकबर डज दीवान ए आला रेफर। तो मैंने बताया था दीवान ए आला को वजीर भी बोला जाता है और वजीर को क्या बोलते थे हम यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर बोलते थे। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लास्ट मुगल एम्परर देखा जाए भारत का कि भारत के लास्ट मुगल एम्परर कौन रहे यहाँ पर, तो बहादुर शाह सेकंड यहाँ पर लास्ट मुगल एम्परर रहे, जिनको हम बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं। इसके साथ आप कंफ्यूज मत होना। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स हैड द ग्रेट इंटरेस्ट इन पेंटिंग। इनमें से किस मुगल एम्परर को ग्रेट इंटरेस्ट था पेंटिंग में। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जहांगीर को यहाँ पर ग्रेट इंटरेस्ट था पेंटिंग में। द बारा इमाम बारा इन लखनऊ वाज बिल्ट इन द ईयर 1784। तो बारा इमाम बारा किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये शायद हमने नहीं देखा है। तो ये असवुद्दौला एक नवाब थे, उनके द्वारा बनाया गया था। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। इन 1527 बाबर डिफीटेड राणा सांगा द राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़ इन द बैटल ऑफ। जो राजपूत रूलर होते हैं मेवाड़ के उस वक्त राणा सांगा, जिनको बैटल ऑफ खानवा में कौन हराता है यहाँ पर, बाबर हराता है। ठीक है, बैटल ऑफ, ओके ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, किसी और दूसरी क्वेश्चन की यहाँ पे ऑप्शन है। तो बैटल ऑफ खानवा यहाँ पे होता है 1527 में। तो हमने जैसे 1526 में क्या देखा, यहाँ पर बैटल ऑफ पानीपत, पानी पिया, खाना खाया, तो बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, पानीपत 1527 में खानवा। फिर उसने क्या किया, चांद देखा, तो बैटल ऑफ चंदेरी। ठीक है, फिर उसने क्या किया, अपने घर चला गया, तो बैटल ऑफ घाघरा। इस तरह से याद किए थे ना हमने। ठीक है, Which of the following crops that spread to northern India in the early years of 17th century was not mentioned in the N.A. Akbari in the list of crops in northern India। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि अगर ऑप्शन में आपको टोबैको मिल जाए तो आंख बंद करके टोबैको लगा देना, क्योंकि बाबर अकबर की डेथ हो गई 1605 में, इंट्रोड्यूस हुआ टोबैको पुर्तगीज के द्वारा 1604 में। तो उस वक्त तक जो आपकी N.A. अकबरी थी उसमें इसका इंट्रोडक्शन, मतलब इसका हमें जो एक तरह से बोल सकते हैं मेंशन देखने को नहीं मिलता है। आगे देख लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द डिफीटेड बाय बाबर इन द बैटल ऑफ खानवा इन 1527। बैटल ऑफ खानवा में बाबर के द्वारा, ये सारे क्वेश्चन MTS 2024 में आए हुए हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। किसको हराते हैं, राणा सांगा को हराते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद विच वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा इज नॉन एज N.A. अकबरी एंड डील्स विद द अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अकबरनामा का कौन सा सेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू, ज्योग्राफी ऑफ हिज एम्पायर, इससे कौन सा आपका सेक्शन है जो कि डील करता है अकबरनामा का, ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखो मैंने आपको 3 वॉल्यूम के बारे में बताया था। अकबर
अकबरनामा को 3 वॉल्यूम में डिवाइड किया गया था, अकबर 1, अकबर 2 और अकबर 3। तो अकबर 3 वाला जो सेक्शन था वो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। तो हमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखने को कहाँ से मिलता है यहाँ पर? ओके, ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पर जो अकबरनामा का वॉल्यूम 3 था, जो वॉल्यूम 3 था वहाँ से देखने को मिलता है। जो अकबरनामा का 3rd पार्ट था वहाँ से हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब इन ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो मैंने आपको बताया था कि किसकी टॉम्ब को यहाँ पर गार्डन टॉम्ब भी बोला जाता है, क्योंकि उसके आसपास क्या बनाया गया था? गार्डन बनाया गया था। उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हुमायूं टॉम्ब। उसके बाद मैच द फॉलोइंग मैच द मॉन्यूमेंट्स विद देयर रेस्पेक्टिव बिल्डर्स। तो देखो, अगर हम यहाँ पर देखते हैं जामा मस्जिद किसने बनवाई, तो जामा मस्जिद जो दिल्ली की है वो किसने बनवाई? यहाँ पर शाहजहां बनवाता है। शाहजहां हमारा किधर है ऑप्शन में? ओके, हमारा जामा मस्जिद कौन बनवाता है यहाँ पर? तो 1 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद फोर्ट यहाँ पे कौन बनवाता है? अकबर बनवाता है। ठीक है। किला ए कुन्हा यहाँ पे कौन बनवाता है? मैं आपको पढ़ाया था, तो शेर शाह बनवाता है। शेर शाह है ना ऑप्शन में? ओके। हमारा एक बचा जामा मस्जिद संभल में कौन बनवाता है यहाँ पर? और बचा कौन यहाँ पर? एक ही बचा, और वो है यहाँ पर बाबर। ठीक है। तो यहाँ पर जामा मस्जिद का भी यहाँ पर कौन हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप यहाँ पर मैच कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद बुलंद दरवाजा वाज द स्ट्रक्चर बिल्ट बाई अकबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया। बुलंद दरवाजा कहाँ पे बनवाया जाता है अकबर के द्वारा? तो मैं बता चुका हूँ, फतेहपुर सीकरी में यहाँ पे बनवाता है। उसके बाद कैप्टन हॉकिंस जब भारत आया था उस वक्त मुगल एम्परर कौन था? तो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उस वक्त मुगल एम्परर कौन था? तो जहांगीर उस वक्त मुगल एम्परर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए आम कंटेनिंग द मार्बल कैनोपी ऑर्नामेंटेड विद ब्यूटीफुल पैनल्स ऑफ पियत्रा द्वारा वर्क इज अ पार्ट ऑफ मॉन्यूमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि जो दीवाने आम है वो किसका पार्ट है? कहाँ पे बनाया गया था? दीवाने आम रेड फोर्ट का पार्ट है। और रेड फोर्ट कहाँ पर है हमारा? दिल्ली में। दिल्ली के रेड फोर्ट का पार्ट है दीवान ए आम। ये चीज़ ध्यान रखना, दीवाने आम दीवाने खास किसका पार्ट है? रेड फोर्ट का ही। आगे देख लेते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हुमायूं टॉम्ब वाज कंप्लीटेड बाई। तो जो हुमायूं टॉम्ब है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बेगम के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन कराया गया था। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं, अकबर्स फर्स्ट एक्सपेडिशन टुवर्ड द डेक्कन वाज सेंट टू अहमदनगर अंडर द लीडरशिप। मैंने बताया था एक तो ये प्रिंस मुराद को भेजता है और एक अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजता है। तो ये चीज़ भी हम देख चुके हैं। ठीक है। इसी के साथ हमारे आज के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। ये सारे क्वेश्चन 25-26 क्वेश्चन थे। ये MTS 2024 में सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं और मुगल पीरियड भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप ये लेक्चर्स दोनों जो रहे हैं मुगल एम्पायर के आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आपको कैसे लगे आप अपनी फीडबैक को शेयर कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।